आज हम बात करेंगे ये इग्नू के अंदर जो MCA न्यू जो कोर्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का और फिर उसको सिलेबस में क्या क्या है उसका स्टडी मटेरियल वगैरह के बारे में हम लोग पूरा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम पढ़ने का देखें तो इसमें जो 4 क्रेडिट वाला 4 क्रेडिट मतलब समझिए कि थोड़ा सा लेंदी कोर्स होता है। तो हमारा 4 क्रेडिट वाला 3 कोर्स है और ये तीनों कोर्स जो MCS 211, 212 और 213 ये तीनों कोर कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। उसके बाद अगर देखें तो ये आपका इंग्लिश का यानी ये जो प्रोफेशनल स्किल और इथिक्स है ये इंग्लिश से रिलेटेड है, मतलब आप कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश वगैरह जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। और आप जो ये देख रहे हो नीचे आपका सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, तो ये फुल थ्योरेटिकल ही है। तो इसमें सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम बात किया गया है, इसमें ज़्यादा बात जो है साइबर लॉ के बारे में किया गया है। तो ये जो है ये आपका ये दोनों कोर्स को देखो तो ये 2 क्रेडिट का ये 2 क्रेडिट का, और फिर आप प्रैक्टिकल देखो तो प्रैक्टिकल आपका 2-2 क्रेडिट का है। तो एक यहाँ पर वेब डिज़ाइन जो क्योंकि आपके कोर्स में ये है तो आपके कोर्स में जो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है तो उसका तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन वेब डिजाइनिंग एक थोड़ा सा आप लोग के लिए मेरे समझ से जिनका कंप्यूटर साइंस BCA या BSc कंप्यूटर साइंस के नहीं होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वैसे ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो कोर्स है ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लैब है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पढ़ोगे ही तो उसका लैब करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये तो हमारा हुआ कि जो ये सिलेबस है उनके लिए जो कि BCA या BSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह किए हुए हैं। लेकिन जो BSc मैथ, BSc फिजिक्स या और किसी भी चीज़ से मान लीजिए बैचलर्स किए हुए हैं तो उनको अगर MCA करना होगा जो उनकी नॉन कंप्यूटिंग ब्रांच से। हमने यहाँ पर इसी के रिगार्ड में मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट फ़ोन कर कर के पूछ रहा था, तो मैं इसीलिए सोचा कि एक मैं क्लियर वीडियो बना दूं। मैं 10 मिनट पर स्टूडेंट को काउंसलिंग करने से अच्छा है कि आप लोग एक बार इसको समझो, देखो क्या करना है। तो जिनका कि मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर जो है वो ग्रेजुएशन नहीं पढ़े हैं, यानी कि जिनका BSc फिजिक्स, अब BSc फिजिक्स में भी कई जगह क्या होता है कि BSc फिजिक्स के साथ जिनका कंप्यूटर साइंस रहता है तो उनको ये कोर्स नहीं चाहिए। अगर जिनका मतलब BSc फिजिक्स, BSc मैथ या मान लो कि और भी कोई BBA कोर्स हो या और भी बहुत सारा कोर्स है तो जिसमें कि आपको कंप्यूटर का मतलब प्रॉपर जो है 2-3 पेपर नहीं है, बेसिक कंप्यूटर का नहीं 2-3 पेपर नहीं पढ़ाया गया तो उसको कहा जाता है नॉन कंप्यूटिंग। तो उस नॉन कंप्यूटिंग ब्रांच वाले के लिए ये दो जो है ये ब्रिज कोर्स है। तो पहला ब्रिज कोर्स जो है वो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज देने के लिए जिसमें C और पाइथन को कवर किया गया है, और दूसरे में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। तो यहाँ जो आप एल्गोरिथम पढ़ोगे ये आपका इस एल्गोरिथम और इस एल्गोरिथम में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि बेसिक से एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। ये जो 208 है इसमें बेसिक से एल्गोरिथम स्टार्ट होगा। और ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये जो कोर्स है ये तो मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइट लेवल का, ये डायरेक्ट जो आप चाहोगे तो 1-2 चैप्टर चलिए ठीक है 1-2 यूनिट तक, उसके बाद आपको लगने लगेगा कि भाई मेरे को मिसिंग है। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जिनका नहीं है तो उनको तो ये कोर्स लेना ही पड़ेगा। अगर जिनका है भी तो एक बार वो मान लो एग्जाम नहीं दे लेकिन एक बार रिफ्रेश करना है, आपको पता करना है। तो ये भी होगा, ये भी दोनों 4-4 क्रेडिट का है। ये ब्रिज कोर्स है, ये नॉन कंप्यूटिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। अब हम आगे बात करेंगे इसके सिलेबस का। तो हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, चलिए अब हम आगे सिलेबस को देखते हैं। तो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में जो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो है MCS 211 है। तो MCS 211 में आपका डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम है और ये पेपर जो है ये 4 क्रेडिट का है। और मैं एक चीज़ और मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर थोड़ा सा मतलब टाइट होता है। टफ हम नहीं कहेंगे, टीचर होने के नाते हम टफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। इसमें आप फालतू लिख के पास नहीं कर सकते हो। इसका जो
भी होगा उसको आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा तरीका से प्रिपेयर करना है। तो इस पेपर में है क्या क्या वो हम एक बार देख लेते हैं। इस पेपर में जो आपको इग्नू बोला है पढ़ने को, वो आपको ब्लॉक फर्स्ट में बोला है बेसिक ऑफ एन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसका मैं अभी लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इग्नू का बच्चा जो होता है वो एग्जाम टाइम में ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले तो मैं लेक्चर डाला हूँ तो देखा हूँ कि व्यूज लाइक वगैरह कुछ है नहीं, तो मेरे को लगता है शायद स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्ट फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने से क्या, मान लो कोई अगर हम पढ़ाते हैं तो 2-4 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा तो हमारा भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम उससे अब जिसको अभी पढ़ा रहे हैं उसको तो हम ख़त्म कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने डाला कि शायद सबको हेल्प मिल जाए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव मैं नहीं समझ रहा हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स है नहीं। तो मैं और जो बच्चा है सीधे फ़ोन करके ये पूछेगा कि इस कोर्स में क्या है, इसमें क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है बेसिक ऑफ एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये छोटा सा है, इसमें एल्गोरिथम के बारे में फंडामेंटल बात बताया गया है। दूसरा यूनिट में आप आते हो तो आपका है प्री रिक्वेस्ट एंड एसिम्प्टोटिक बाउंड। तो इस यूनिट में थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट डिस्क्रीट वाला ही मान के चलो, डिस्क्रीट वाला जनरली यूज किया गया है। और डिस्क्रीट से ही मतलब 70-80% जो है डिस्क्रीट से मिलेगा, थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर साइंस का है। उसके बाद आपको सिंपल एल्गोरिथम है थर्ड यूनिट फर्स्ट ब्लॉक का। तो उसमें आप लोग को जो है ये यूक्लिड एल्गोरिथम, पोलिनोमियल इवैल्यूएशन, ये सब जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सब बताया गया है। यानी कि एल्गोरिथम जो है डेटा स्ट्रक्चर से आगे चल के एल्गोरिथम आपका चल रहा है। आगे आ जाते हैं यूनिट फोर्थ में, तो है सॉल्विंग रिकरेंस। ये सॉल्विंग रिकरेंस जो है ना, ये पुराने वाले सिलेबस जो आपका एमसीएस जो आपका था ये पुराने वाला सिलेबस में, तो उसमें ये जो सॉल्विंग रिकरेंस जो था ना वो एक टॉपिक था। इसको देखिए इस बार यूनिट डाल दिया, तो यूनिट डाल दिया तो इससे क्वेश्चन श्योर है। और ये जो है ये फुल मैथमेटिकल है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, इटरेशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड और मास्टर्स मेथड, तो ये मैथमेटिकल थोड़ा सा है, इसको करना है। ब्लॉक 2 में आप आते हो तो आपका है डिजाइन टेक्निक्स। डिजाइन टेक्निक्स में आपको ग्रीडी टेक्निक्स पर काम करना है। ग्रीडी टेक्निक्स के अंदर आपको जो भी कुछ है वो सब करना है। आप असाइनमेंट हमने सॉल्व करके डाला है, उसमें देख सकते हो ग्रीडी वगैरह का यूज किया गया है। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर भी आपको अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद आपको ज़्यादा टेक्निक नहीं पढ़ना है, आगे आ जाना है। आगे आओगे ऐसे तो टेक्निक और भी डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है तो वो भी आप में थोड़ा सा होगा, लेकिन टेक्निक और भी है, जैसे बैक ट्रैकिंग होता है तो वो सब इसमें नहीं है, मतलब काम का चीज़ है। और जो एक्स्ट्रा एडवांस है उसको इस कोर्स में खास करके नहीं डाला गया है, जितना काम का है उतना डाला गया। उसके बाद आपका ग्राफ एल्गोरिथम आता है। तो ग्राफ एल्गोरिथम में आपका ये हमारा ग्राफ के बारे में जानकारी जो है वो मान लो कि जैसे हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के क्या काम करता है, तो ये सब है। उसके बाद आपका आता है ब्लॉक 3। तो इसमें हमारा डिजाइन टेक्निक सेकेंड, उसी का जो डिजाइन टेक्निक ब्लॉक सेकेंड 2 में था उसी का ये ब्लॉक 3 में आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपको ग्राफ एल्गोरिथम फिर से पढ़ना है, और ग्राफ एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइप का ग्राफ एल्गोरिथम जो है वो पढ़ना है। तो ग्राफ एल्गोरिथम पर आ जाओगे। उसके बाद इसी के यूनिट 2 में डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको दिया है। सब प्रॉपर ही है, थोड़ा कुछ टॉपिक काटा है लेकिन लगभग डाल दिया है। उसके बाद आपको है स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक्स। तो इसमें जो है आपको ये नैब स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, रॉबिन कार्प और केएमपी बताया गया है। एक आपको फाइनाइट वाला जो है वो हटा दिया है, इसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, मे भी हो सकता है। तो 3 है, एक और होता है बट यहाँ पर नहीं है तो उसका हम चर्चा भी नहीं करेंगे। आगे हम ब्लॉक 4 में आएंगे। तो ब्लॉक 4 में हमारा एनपी कंप्लीटनेस है। तो आपको एनपी कंप्लीटनेस, एनपी हार्डनेस, तो ये तो पुराने वाले कोर्स में भी था। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके यूनिट 3 जो है ये थोड़ा सा मतलब जो है हाइयर लेवल का है। तो उसमें जैसे अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, पैरामीटराइज एल्गोरिथम और मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम का बात किया गया। तो ये मात्र आपका बहुत बड़ा नहीं है, ये 2 पेज का सिलेबस है, और इसको आप पर वीक अगर आप चाहो तो 1 यूनिट कवर कर सकते हो।
तब आपका होगा, नहीं तो लास्ट एग्जाम टाइम में इसका कोई ऐसा बीटेक वाले के लिए एमटेक में सब में ये सबके कोर्स में ये रहता है, और कोई इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप इसको बिना पढ़े निकाल सकते हो, तो इसको आपको एक बार पढ़ना है। अब आ जाता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मैं तो भाई डिस्क्रीट पढ़ाता हूँ नहीं, जो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो वो इस पर ज़्यादा चर्चा। मैं तो डिस्क्रीट को यही देख रहा हूँ कि डिस्क्रीट में आपको बस डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में आपको लॉजिक और प्रूफ है, उसके बाद आपका है मेथड्स ऑफ प्रूफ है, उसके बाद आपका है लॉजिक प्रूफ, मेथड्स ऑफ प्रूफ, उसके बाद आपका है बुलियन अलजेब्रा एंड सर्किट थ्योरी है। तो सर्किट के बारे में जो भी जानकारी जो डिजिटल लॉजिक में होता है वो यहाँ पर है। उसके बाद आपका सेकेंड ब्लॉक में सेट एंड लैंग्वेज है, तो इसमें सेट थ्योरी के बारे में जानकारी है, रिलेशन फंक्शन के बारे में जानकारी है। उसके बाद आगे आते हो तो फाइनाइट स्टेट मशीन। तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो हमारा एक पेपर होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का या ऑटोमेटा का, तो उस पेपर से ये चीज़ लिया गया है फाइनाइट स्टेट मशीन। इसको हम लोग FSM जनरली कहते हैं। तो इसमें जो होता है डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मोर मशीन, मेरली मशीन, ये सब है। तो ये तो कंप्यूटर साइंस का है, ये तो मैं भी पूरा जानता हूँ। उसके बाद आपका आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज, तो ये उसी पार्ट का है, वहीं का है, मतलब कंप्यूटर साइंस के थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। तो इसको तो जो है वो मैथ से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैथ से थोड़ा सा क्या है, ये मैथ का टीचर के बस के बात नहीं है, ये बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि मैथ के कोर्स में ये सब कहीं है नहीं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो होता है वो जनरली कंप्यूटर साइंस कोर्स में ही होता है, मैथ के कोर्स में बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा तरीका से दे दिया है। अब आते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल सबके लिए आसान है, तो मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल पर आपको फोकस करना है। इसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन वगैरह, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह से कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका एडवांस काउंटिंग। तो एडवांस काउंटिंग में जो पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब और इसका एप्लीकेशन है। आगे फिर आ जाइए तो आगे आपको वही उसी को आगे बढ़ा के फिर सब्जेक्टिव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है ये सब डाला हुआ है। आगे रिकरेंस रिलेशन, वो पीछे एल्गोरिथम वाला ही रिकरेंस को यहाँ पर बेटर तरीके से और भी बेटर एग्जांपल के साथ आपको करना है। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो गया। तो रिकरेंस जो है ये तो मतलब कंप्यूटर साइंस वाला ही रहेगा, इसको मैथमेटिकल वेराइटी से थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन डेरिवेशन से सॉल्व करना रहेगा। आगे आते हैं हम तो पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ये तो मतलब अप्लाइड मैथ ही हुआ, तो ये आपको करना है। उसके बाद ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी को देखते हो तो ये ग्राफ थ्योरी आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा हेल्प करेगा एल्गोरिथम वाले पेपर में, तो आप ग्राफ थ्योरी पढ़ लोगे। उसके बाद आपका आता है कंटेक्टनेस, तो ये भी जो है उसी का आगे का ग्राफ का ही पार्ट है। फिर आप आ जाते हो तो आपको यूक्लिडियन एंड हैमिल्टनियन ग्राफ, तो ये भी इससे भी आपको वहाँ थोड़ा हेल्प मिलेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ग्राफ कलरिंग है, तो ये भी आपको अप्रोक्सीमेशन वगैरह के आगे पार्ट में इसका यूज होता है, तो ये भी आपको वहाँ कम आ जाएगा। तो ये अगर दोनों पेपर कहा जाए डिस्क्रीट और ये, तो ये एक तरह से मतलब मैथमेटिकल फाउंडेशन के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है, और कंप्यूटेशनल फाउंडेशन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब हम इस दोनों पेपर को अच्छा से तैयार करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर का जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है वो हमारा बेटर होता है, हमारा थ्योरिकल, हमारा जितना भी फंडामेंटल कंसेप्ट है एडवांस कंप्यूटर साइंस का वो सब क्लियर होता है। अब हम आगे बात करेंगे तो आगे हमारा पेपर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये भी 4 क्रेडिट का है। ये मतलब 90% थ्योरेटिकल होता है, लेकिन थ्योरेटिकल का मतलब ये हिस्ट्री टाइप का नहीं है। आजकल इस पेपर का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है। इस पेपर में आपको रियल सिनारियो, रियल कंसेप्ट पर काम करना रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी 4 क्रेडिट है, और आपका फर्स्ट ब्लॉक में ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या क्या मॉडल है, फिर आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर, जिसको कि SRA कहा जाता है, SRA पर बात करना है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो भी मान लो डिज़ाइन के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन कौन सा मॉडल, वो हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब सॉफ्टवेयर के क्वालिटी और सिक्योरिटी पर बात करते हैं। तो ये हमारा जो हो जाता है। आगे हम आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट।
तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो हमारा है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करेंगे। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे और फिर उसका जो मतलब उसके मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम आता है तो ये सब, लेकिन ये थ्योरेटिकल भी है, थोड़ा थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का एक क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद आपका वेब मोबाइल एंड केस टूल, ठीक है। तो ये आपका जो होता है वेब मोबाइल एंड केस टूल्स पर बात करेंगे। तो इस पर हमारा वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये पढ़ना है। उसके बाद मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और केस टूल्स में क्या क्या यूज होता है। उसके बाद आपका एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्लीन रूम सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। आगे अगर हम बात करेंगे ब्लॉक 4 में, तो ब्लॉक 4 में आपको यूनिट का केवल नाम दिया है। तो ये यूनिट का नाम दे दिया है तो आपको लगेगा कि भाई कम कम है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। और जिसमें केवल नाम यूनिट का डाल के छोड़ देता है तो उसमें आपको वाइड पढ़ना रहता है। तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इमर्जिंग ट्रेंड मतलब नया नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है तो उसके बारे में यहाँ पर यूएमएल दिया हुआ है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद डेटा साइंस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो ये जो इस बार का एमसीए कोर्स है इसको अगर आप पूरा देखोगे तो ये पूरा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को जो सेकेंड ईयर वाला जो आपका रहता है तो उसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर लिया गया है। तो उसके पर्पज़ से भी मतलब ये सब चीज़ डाला हुआ है, ये सब प्रॉपर है। आगे हम आ जाते हैं तो हमारा है प्रोफेशनल स्किल एंड इथिक्स। तो प्रोफेशनल ये तो मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कैसे में ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको भी प्रॉपर ढंग से ब्लॉक वाइज उसका सिलेबस है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, इंटरव्यू कैसे करोगे, ग्रुप डिस्कशन कैसे करोगे, टेलीफोन से कैसे, मान लो टेलीफोन से ही अब मैं बात करता हूँ और कोई जैसे कस्टमर केयर वाला बात करेगा तो उनके बात करने का जो तरीका होता है वो बेटर होता है। वो ऐसा बात करेंगे कि किसी भी को भी कन्वेंस कर सकते हैं। हमसे एक कोई भी कन्वेंस कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमको वो टेक्निक पता ही नहीं है। तो लेकिन ये सब को मतलब हमको प्रैक्टिकली तो लाइफ में लाना है और थ्योरेटिकली कॉपी में लिख के आना है एग्जाम में। तो 2 क्रेडिट का कोर्स है, छोटा सा है बट आपको पढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद आईटी के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर स्किल चाहिए। उसके बाद आपका है आईटी के लिए कौन सा स्किल चाहिए, जैसे मीटिंग कैसे अरेंज करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन स्किल पर आपको बहुत अच्छा सा मतलब आदमी के दिमाग को समझना है, उस पर काम करना है। उसके बाद आपका वर्क इथिक्स एंड सोशल मीडिया। आजकल बिना सोशल मीडिया का कोई काम नहीं होता है तो आपको उसके बारे में भी जानकारी, कैसे पोस्ट लिखना है, कैसे मतलब हमको गलत चीज़ का प्रैक्टिस बिजनेस नहीं करना है, सही चीज़ का प्रैक्टिस करके अपने या किसी क्लाइंट के बिजनेस को आगे ग्रो करना है। तो ये सब जो है ये सब थ्योरेटिकल रहता है, थ्योरेटिकल बुक आता है, आपको उसको पढ़ना थ्योरी है लेकिन अपने लाइफ में जब आप अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल फॉर्म में। उसके बाद आता है कॉपीराइट एंड प्लेगरिज्म। तो कॉपीराइट का मतलब होता है क्या कि कोई भी डेटा जैसे कोई बनाया तो उसको आप, जैसे अभी मैं ये कर रहा हूँ मान लो, तो ये क्या है, ये सब इग्नू का कॉपीराइट है, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये कॉपीराइट हुआ। अब अगर किसी चीज़ में कॉपीराइट लगा हुआ है, जैसे ये पब्लिक के लिए है तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब कोई चीज़ जैसे कॉपीराइट में है तो उसके लिए हमारा क्या है, क्या रूल है, कैसे हम उसको सही ढंग से यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आप जो भी डेटा किसी का भी कहीं भी यूज़ करो तो डायरेक्ट एज इट इज़ यूज जो कर लेते हो, कॉपी कट पेस्ट, तो उसको एक तरह से प्लेगरिज्म के अंदर लाया जाता है। आगे हम आ जाते हैं तो आगे इसी में है आपका सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। तो यहाँ पर ब्लॉक 1 आप देखो तो ये जो ब्लॉक 1 है इसमें साइबर सिक्योरिटी इशू है। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड अगर हमसे कहा जाए, क्योंकि हम क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ाते हैं, तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं है। तो बच्चा ज़्यादा इधर उधर नहीं, इसमें बुक आपको अच्छा से पढ़ना है। तो आपको वही कंप्यूटर रिलेटेड मतलब कैसे काम करना है तो उसके लिए सिक्योरिटी और साइबर लॉज को पूरा प्रॉपर पढ़ना है कि इंडिया में क्या लॉ है, फॉरेन में क्या लॉ है, किस चीज़ के लिए क्या लॉ है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, किस लॉ के लिए, किस अपराध के लिए क्या क्या दंड है, ये सब आपको जानना है। उसके बाद आईपीआर है
और उसके बाद आपका पेटेंट वगैरह के लिए, जैसे कि IPR क्या होता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, जैसे कोई आदमी बहुत कुछ बनाता है, उसको कॉपीराइट करवाता है, तो उसको आप चोरी करके डायरेक्ट नहीं यूज करो, तो उसके लिए क्या रेगुलेशन है, क्या लॉ है, ये सब है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो है साइबर का पूरा मतलब ये आपको थ्योरेटिकल है, तो इसको आपको थ्योरेटिकल ढंग से लेकिन अच्छा से पढ़ना है। अब आपका आता है लैब सेशन। लैब सेशन में आप देखोगे कि आपके लैब सेशन में जो है लैब उसी बेस्ड का होगा जो कि हमारे थ्योरी के कोर्स में MCS 211 में है, तो उसी बेस्ड का लैब होगा। और उसमें से जो है 20 प्रैक्टिकल जैसे कह रहा है, तो 20 प्रैक्टिकल इससे करिए, और उसमें हाफ है, 10 है आपका डा से और 10 है आपका वेब डिजाइनिंग से। उसके बाद उसको प्रैक्टिकल सेशन में सेशन वाइज करके, ये तो देखो कुछ चीज़ होता है अपने देश में कहने के लिए, ये तो कहने का है लेकिन करना चाहिए। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, तो उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा करना है। तो ये तो हुआ भाई जिनका कंप्यूटर साइंस था ग्रेजुएशन में, उनके लिए, चाहे BCA हो, BSc कंप्यूटर साइंस हो, उनके लिए। अब क्या है कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये उनके लिए है जो कंप्यूटर इससे पहले किसी कोर्स में नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए है। आपको कोर्स का मतलब कि ग्रेजुएशन कोर्स हो सकता है, 12th में कंप्यूटर साइंस होगा वो मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में नहीं, तो उनको ये पढ़ना है। तो इसमें जो है आपका प्रोग्रामिंग इन C एंड पाइथन है। तो इसमें अगर आप सिलेबस को देखोगे तो फर्स्ट जो सिलेबस है वो C से स्टार्ट हो रहा है। C का I से मतलब कि स्टार्टिंग जैसे होता है वैसे हो रहा है। उसके बाद डेटा टाइप ऑपरेटर C का जैसे चलता है वैसे चल रहा है। फिर डिसीजन, लूप कंट्रोल, उसके बाद एरे स्ट्रिंग आ गया, उसके बाद आपका फंक्शन स्ट्रक्चर आ गया, और फिर आपका स्ट्रक्चर यूनियन वगैरह आके पॉइंटर तक आ गया, फाइल हैंडलिंग तक। मतलब पूरा C ये कवर किया है, जो कि पुराने वाले कोर्स में एक सेमेस्टर कोर्स में था, तो वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर वाला कोर्स जो है वो इसमें कवर कर दिया गया है। पाइथन उसमें नहीं था, तो देखिए हाफ में C डाल दिया है, हाफ में पाइथन डाल दिया, तो आप समझ लो कि ये कोर्स जो है वो डबल वेटेड हो गया। पढ़ने के लिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें देखो पाइथन का बेसिक्स डाल दिया है पूरा, तो आप पाइथन का हिस्ट्री बेसिक्स डाल के डेटा स्ट्रक्चर डाल दिया। उसके बाद आप आ जाते हो फंक्शन और फाइल हैंडलिंग वगैरह भी दोनों का पढ़ना है आपको, C का भी पाइथन का। मॉड्यूल पैकेज आपको पाइथन में पढ़ना है। उसके बाद जो एडवांस पाइथन का फीचर्स है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के को कोरिलेट करते हुए वो पढ़ना है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग भी डाल दिया है, एडवांस कंसेप्ट भी डाल दिया, और डेटा साइंस जो है जो डेटाबेस है उससे भी पाइथन को जोड़ दिया। तो पाइथन तो आपको बहुत अच्छा मात्रा में है, और ये बहुत अच्छा ही है कि आप मतलब आगे जो है इसको जब जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो आपको बहुत सारा हेल्प इससे मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये जो है ये जो हमारा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है ना, उसका ये छोटा भाई है, बस ये समझ लो। तो उसी तरह से इसमें जैसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो उसी का थोड़ा बैकग्राउंड देगा। उसके बाद फिर C से ये सब उठा लेगा, एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर लिस्ट का यूज़ करेंगे, फिर स्टैक, क्यू एंड ट्री का यूज़ कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसका ऑपरेशन पढ़ लेंगे, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब पढ़ना है। आगे फिर हम लोग ग्राफ एल्गोरिथम पढ़े थे, तो ग्राफ का जो मतलब ट्री वाला, अब वहाँ हम सीधे ग्राफ पढ़ रहे थे, इसमें ट्री पढ़ना है, तो हम ट्री पूरा देख लेंगे। ट्री के बाद फिर हम ग्राफ में आ जाएंगे, मतलब वहीं आ गए फिर हम ड्रा में। तो इसमें वो कोर्स ये कोर्स दोनों में जो है ये ग्राफ वाला, ट्री वाला, या और बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो आपका एक जैसा है। उसके बाद आगे आ जाओगे सर्चिंग और सॉर्टिंग में, तो सर्चिंग सॉर्टिंग आपको प्रॉपर करना है, ये उस कोर्स में नहीं है, इसमें अलग से है। फाइल स्ट्रक्चर और एडवांस स्ट्रक्चर में आओगे, ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में सबसे ज़्यादा सवाल इसी से रहता है, तो आप इसको हैशिंग पढ़ लीजिए। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी टॉपिक है वो पढ़िए। उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये जब आप कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा जो MCA है उसका जो रूपरेखा जो है कोर्स का, अगर आप इतना देख लेते हो तो रूपरेखा आपको पूरा कोर्स का आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमको कैसे प्लान करके पढ़ना है। क्योंकि इग्नू का जो रिजल्ट है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इग्नू का रिजल्ट जो रहता है
वो 16 to 20%, मतलब अगर 100 स्टूडेंट एडमिशन लिया है तो उसमें 16 to 20 स्टूडेंट जो है वो डिग्री तक जाता है। तो उस इग्नू का टफनेस आप इसी से समझ सकते हो। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 100 स्टूडेंट लेता है तो उसमें 92-93 स्टूडेंट को डिग्री मिलता है। तो वहाँ पर क्या है, उसका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिग्री रेट है वो हाई है, यहाँ पर बहुत लो है। तो इसका कारण क्या है, यही है कि आप लोग जो है बस एडमिशन ले लिए और अपना बस थोड़ा इधर से देख लिए, थोड़ा उधर से देख लिए, इसे करते रहे। लास्ट टाइम में इधर हाई 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 किए, कोई एक बार में ये पेपर बैक हुआ, फिर वो पेपर 3-3 साल निकल ही नहीं रहा है, हो गया, टाइम बीत गया। तो ये सब कुछ को देखते हुए बस मैं एक गाइडलाइन दिया हूँ कि अब बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बस यही आज के लिए, बस इतना ही। आगे हम फिर सेकेंड सेमेस्टर का भी इसी तरह से हम अपने चैनल में लगातार हम इग्नू से रिलेटेड जो भी, जैसे अभी हमने असाइनमेंट पूरा डाला है, उसके बाद हम आगे चल के प्रयास करेंगे कि आगे चल के हम लेक्चर्स भी, क्वेश्चन भी जब आ जाएगा हमारे पास तो हम उसका सॉल्यूशन भी डालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।